नमस्कार साथियों, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है आपके YouTube चैनल AB साइंस क्लासेस पर। आज हम एक बड़ा ही ज्वलंत विषय लेकर आए हैं आपके समक्ष, जो कि अभी इन दिनों में काफ़ी चर्चा में है। एक जनरल साइंस का टॉपिक है, एक विशिष्ट महामारी, जिसे आप लोग कोविड-19 के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? कोविड-19 के नाम से जानते हैं। इसके ऊपर आज हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। इसके हर पहलू पर हम नज़र डालेंगे और आगे आने वाले एग्जामिनेशंस जितने भी हैं उसमें इससे संबंधित पूछे जाने वाले क्वेश्चंस पर भी हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। आई होप आपके लिए ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है, इसलिए आप लोग इसको लास्ट तक ज़रूर देखें और एक एक पहलू पर आप नज़र डालिएगा। क्या पता कौन सा क्वेश्चंस आपके किस एग्ज़ाम में पूछ ले। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके काम में आए और आपकी स्टडी के लिए हेल्पफुल हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहूँगा कि आप अगर इस YouTube चैनल पर नए आए हो या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो भी इससे रिलेटेड या अदर जो इस साइंस से रिलेटेड, जनरल साइंस या अदर जो बायोलॉजी से रिलेटेड जो वीडियो है आपको जल्दी से जल्दी मिल सके। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है डिजीज कोविड-19 पर। बीमारी है, इस बीमारी का जो वायरस है, जो विषाणु है, उस विषाणु का नाम है SARS-CoV-2 वायरस। कौन सा वायरस है इस बीमारी से संबंधित? ये जो विषाणु है जो बीमारी पैदा करता है उसका नाम क्या है? कोविड-19 नाम है। क्या नाम है? कोविड-19 नाम है। इसे नोवल कोरोना वायरस के नाम से भी जाना जाता है। नोवल कोरोना वायरस के नाम से भी, nCoV जिसे कहते हैं, इस नाम से भी इसको जाना जाता है। और इससे जो रोग होता है उस रोग को आप लोग क्या कहते हैं? कोविड-19 कहते हैं। क्या कहते हैं? कोविड-19 कहा जाता है। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। एक तो इस बीमारी का जो विषाणु है उस विषाणु को क्या कहते हैं आप लोग? SARS-CoV-2 कह रहे हैं। इससे होने वाली जो बीमारी है उस बीमारी को हम क्या कह रहे हैं? कोविड-19 कहते हैं। ठीक है, CO इसका मतलब होता है कोरोना, V का मतलब वायरस, D का मतलब होता है डिजीज, मतलब कि ये जिस फैमिली से रिलेटेड करता है उस फैमिली का और इस वायरस का एब्रिविएटेड करके ये नाम दिया गया है कोविड-19। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं कि ये जो कोरोना है या SARS-CoV-2 जो वायरस है, ये वायरस जो है एक कोरोना फैमिली, कौन सी फैमिली? कोरोना कुल का सदस्य है। किसका सदस्य माना जाता है? या इसके रिसर्च से कैसे पता चला? जो पता चला है कि ये कौन से कुल का सदस्य है, वो ये कोरोना कुल, जिसे कोरोना फैमिली कहते हैं, उस कुल का सदस्य है। इस कुल के जो पुराने सदस्य हैं जिन्हें आप लोग क्या कह रहे हैं? सार्स वायरस, जो कि 2003 में चाइना में आया, फैला था। और एक वायरस और है मर्स, ये 2012-13 में सऊदी अरब में ये वायरस फैला था। ठीक है, ये दोनों जिस फैमिली से हैं उस फैमिली का नाम क्या है? कोरोना कुल, कोरोना फैमिली है। और उसी फैमिली से ये SARS-CoV-2 वायरस, कौन सा वायरस? ये SARS-CoV-2 वायरस भी उसी फैमिली का सदस्य है। ठीक है, ये कहने का मतलब हुआ कि ये जो नया वायरस है अभी जो 2019 में, ये अभी जो दुनिया में ये जो मतलब एक प्रकोप फैला रखा है इस वायरस ने, ये उसी फैमिली से रिलेटेड है जो जिससे कि सार्स और मर्स दोनों वायरस रिलेटेड है। सार्स वायरस 2002-2003 में, कब? 2002-2003 में चाइना में आया था। और मर्स जो वायरस है वो 2012-13 में सऊदी अरब में। ये कहाँ हुआ था? दक्षिणी चाइना में। इसका प्रकोप हुआ था 2002-2003 में दक्षिणी चाइना में, और इसका हुआ था सऊदी अरब में। कौन सी कंट्री में हुआ था? सऊदी अरब कंट्री में हुआ था। अभी इनके ऊपर हम लोग बाद में अच्छे से चर्चा करेंगे। अब बात करते हैं कि ये जो SARS-CoV-2 जो वायरस है, ये वायरस जो है मतलब इसकी संरचना किस प्रकार की है
उसके ऊपर हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि SARS-CoV-2 जो वायरस है क्यों स्पेसिफिक है, क्या इसका रीजन है कि ये इतना ज्यादा ट्रांसमिट हो रहा है और एक महामारी के रूप में फैल गया होगा, इसकी स्पेसिफिक संरचना क्या है, कैसी इसकी स्ट्रक्चर है। अगर हम लोग इसकी स्ट्रक्चर देखें, SARS-CoV-2 जो वायरस है उसकी संरचना पर हम लोग चर्चा करें या गौर करें तो हमको पता लगता है कि ये एक वलयाकार स्ट्रक्चर वाला यानी वलयाकार संरचना वाला एक वायरस होता है, ठीक है, जिसके ऊपर एक मशरूम टाइप्स की कुछ विशिष्ट प्रोटीन लगी रहती है, जिसकी कैप्सूल पर, जिसके संपुट पर मशरूम टाइप की कुछ विशिष्ट वो प्रोटीन लगी रहती है, ठीक है। और ये प्रोटीन के कारण क्या होता है कि ये बड़ा विशिष्ट टाइप का वायरस बन जाता है। अगर आप लोग देखेंगे तो इसके ऊपर कुछ विशिष्ट टाइप्स की प्रोटीन, ऐसी मशरूम जैसी प्रोटीन लगी रहती हैं जो अलग अलग प्रकृति की होती हैं। आपको दिख रही होगी, जो मैं आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ, ये अलग अलग टाइप की प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। ये मशरूम टाइप्स प्रोटीन्स होती हैं और जो क्या करती हैं, इसको होस्ट सेल के साथ जुड़ने में क्या करती है, हेल्पफुल करती है। तो इसके जो चारों तरफ जो ये प्रोटीन्स होती हैं, इन प्रोटीन्स का मैं नामकरण कर रहा हूं। देखिए, एक प्रोटीन होती है हीमोग्लूटिनिन एस्टरेज। कौन सी प्रोटीन होती है? हीमोग्लूटिनिन एस्टरेज प्रोटीन होती है। दूसरी प्रोटीन जो होती है वो कौन सी प्रोटीन होती है, जो ब्लू कलर की दिखाई दे रही है आपको बोर्ड पर, इस प्रोटीन को आप क्या कहते हैं, स्पाइक प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन कहते हैं? स्पाइक प्रोटीन। स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पाइक प्रोटीन कहते हैं। तीसरी जो प्रोटीन आपको दिखाई दे रही है, ग्रीन कलर की दिखाई दे रही है यहाँ पर, इस प्रोटीन को आप लोग क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन कहते हैं? मेम्ब्रेन प्रोटीन। कौन सा प्रोटीन है ये? मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है। इसको मैं एम से लिख रहा हूं, स्पाइक के लिए मैं वर्ड दे रहा हूं एस, इसके लिए मैं वर्ड दे रहा हूं एच ई, ठीक है। आगे मेरी बात समझ में? आपको ये अंदर की तरफ एक ग्रीन कलर की वलयाकार जो प्रोटीन दिखाई दे रही है, ऐसी वलयाकार प्रोटीन है, इसको हम लोग कौन सी प्रोटीन कहते हैं? न्यूक्लियक प्रोटीन। कौन सी प्रोटीन कहते हैं? और ये जो ब्लैक कलर की बाहर दिखाई दे रही है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? एनवलप प्रोटीन कहते हैं। कौन सी प्रोटीन कहते हैं? ये एनवलप प्रोटीन क्या करती है? इसके कोर का निर्माण, इसका कैप्सूल का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? कैप्सूल का निर्माण करती है। न्यूक्लियक प्रोटीन में इसका कोर जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, वो प्रेजेंट रहता है। जनरली जेनेटिक मटेरियल दो ही प्रकार के होते हैं, ठीक है, या तो डीएनए या फिर आरएनए। तो इसका जो कोर जेनेटिक मटेरियल होता है, इस वायरस का जो कोर जेनेटिक मटेरियल होता है, वो कोर जेनेटिक मटेरियल होता है सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। क्या होता है? पॉजिटिव सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए होता है। आपको ये बात समझ में आ गई? मैंने क्या बताया कि इसका एक ये गोलाकार स्ट्रक्चर है जिसमें कुछ विशिष्ट टाइप्स की प्रोटीन लगी होती है, मशरूम के जैसी। किसके जैसी? मशरूम के जैसी। इसमें मैंने आपको नाम बताया कि एक तो हीमोग्लूटिनिन प्रोटीन, दूसरी स्पाइक प्रोटीन, तीसरी मेम्ब्रेन प्रोटीन, फिर न्यूक्लियक प्रोटीन, चौथी क्या होती है? एनवलप प्रोटीन, जो इसके कैप्सूल का निर्माण करती है। अब बात देखिए, ये जो दो प्रोटीन है, हीमोग्लूटिनिन और स्पाइक जो प्रोटीन है, इन स्पाइक प्रोटीन के ऊपर जो इसका ये हेड होता है, इस हेड पर एक विशिष्ट टाइप का डोमेन लगा रहता है। क्या लगा रहता है? एक डोमेन होता है, वो डोमेन आरबीडी डोमेन कहलाता है। इसके हेड पर एक डोमेन होता है जिसको आप लोग क्या कहते हैं? आरबीडी कहते हैं। आरबीडी का पूरा नाम होता है रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन। डोमेन का मतलब होता है साइट, ठीक है। ये एक जगह होती है जो क्या करता है? होस्ट सेल के रिसेप्टर के साथ इसको जुड़ने में हेल्प कराता है, मतलब बहुत ज्यादा एफिनिटी प्रोवाइड करवाता है रेदर देन सार्स और मर्स वायरस के, ठीक है। मतलब इस वायरस की एफिनिटी जो है सार्स और मर्स वायरस से कई गुना ज्यादा होती है कि होस्ट सेल के साथ के रिसेप्टर के साथ ये क्या कर सकता है? क्या कर जाता है? जुड़ जाता है। तो ये स्पाइक प्रोटीन क्या करती है? होस्ट सेल, कौन सी सेल? पोषक कोशिका। देखिए आप बोर्ड पर, जो पोषक कोशिका होती है उसका एक एंटीजन होता है ACE2, सॉरी, उसका एक रिसेप्टर होता है। ये पोषक कोशिका का क्या है? रिसेप्टर है।
उस रिसेप्टर के साथ क्या करता है, जुड़ जाता है। इस रिसेप्टर के साथ ही एक और प्रोटीन मौजूद होता है, TMPRSS2 प्रोटीन, ट्रांस मेम्ब्रेन क्या होती है, सेरीन प्रोटीन होती है। ये प्रोटीन भी इसको इस वायरस के साथ, इस वायरस को क्या करता है, सेल में एंटर कराने के लिए हेल्प करता है, इसके साथ जुड़ जाता है, क्या हो जाता है, एंड देन अंदर कोशिका के अंदर जाकर वहां पर इस पोषक कोशिका की मशीनरी को हैक कर लेता है ये वायरस, और अपनी संख्या को मल्टीप्लाई करता है, अपनी संख्या को मल्टीप्लाई करता है। वी विल फर्दर डिस्कस इन दिस वीडियो हाउ रिप्लिकेट इन द सेल। हम लोग बाद में चर्चा करेंगे कि कैसे ये मतलब कि खुद को रिप्लिकेट करता है कोशिका के अंदर। अभी हमको इतना देखना है कि ये स्पाइक प्रोटीन जो है और हेमोग्लूटिनिन जो प्रोटीन होता है, ये होस्ट कोशिका के साथ जो के ऊपर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट जो रिसेप्टर होते हैं, क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। उस रिसेप्टर का मैंने नाम बताया ACE2, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, एंजियोटेंसिन, का पूरा नाम क्या है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कहते हैं इसको। ट्रांस मेम्ब्रेन सीरीन प्रोटीएज या प्रोटीन कहा जाता है। ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग जो एंजाइम होता है, इसके साथ क्या होता है कि ये स्पाइक प्रोटीन और हेमोग्लूटिनिन प्रोटीन के द्वारा क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, क्या हो जाता है, और उसको जोड़ने में हेल्प कौन करता है, ये कौन, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन। कौन सा, रिसेप्टर बाइंडिंग डोमेन जो होता है, एक स्पेसिफिक डोमेन होता है जो स्पाइक प्रोटीन के साथ प्रेजेंट होता है। ये इस वायरस को, यानी कि SARS-CoV-2 जो वायरस होता है, इस वायरस को ACE2 के साथ क्या करता है, बाइंड करवाने का काम करता है। तो ये आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी है। इसकी स्ट्रक्चर एक वलयाकार होती है जिसपे मशरूम जैसी बहुत सारी प्रोटीन्स लगी होती हैं, और इन प्रोटीन्स का मैंने आपको एक नाम बताया, हेमोग्लूटिनिन एस्टरेज, स्पाइक प्रोटीन, मेम्ब्रेन प्रोटीन, ठीक है, न्यूक्लिक जो है कवर प्रोटीन है, फिर एक एनवेलप प्रोटीन है, ठीक है। तो ये 4-5 प्रकार की इसकी प्रोटीन है। इसमें स्पाइक प्रोटीन और हीमोग्लूटिनिन एस्टरेज जो प्रोटीन है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस वायरस के। और ये क्या करती हैं, इसके ऊपर एक डोमेन होता है जिसको आप RBD डोमेन कह रहे हैं, और ये डोमेन क्या करता है कि किसी भी पोषक कोशिका यानी होस्ट सेल जो है उसके रिसेप्टर के साथ जुड़ने में इसकी हेल्प करवाता है। एक्चुअली में क्या होता है, ये RBD डोमेन के कारण क्या होता है, 10 to 12 फोल्ड इसके ऊपर ज्यादा आ जाते हैं, जिससे ये सार्स या मर्स वायरस की तुलना में ज्यादा एफिनिटी शो करता है। इसी कारण क्या है कि ये ह्यूमन टू ह्यूमन में बहुत ज्यादा ट्रांसमिट हो रहा है। इसी कारण क्या होता है कि ये ह्यूमन से ह्यूमन में बहुत ज्यादा ट्रांसमिट हो रहा है। आई होप आपको ये जो डिस्कशन था क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इस वायरस का सोर्स क्या है। तो चलिए अब हम इस वायरस के स्रोत पर चर्चा करते हैं। हमने देखा कि ये जो वायरस है कोरोना फैमिली का वायरस है, ठीक है, और इस वायरस की स्ट्रक्चर आपने देख ली। अब हम चर्चा करते हैं कि इस वायरस का स्रोत क्या हो सकता है, मतलब ये कहां से आया होगा, कैसे इसका एवोल्यूशन हुआ होगा, इसके ऊपर हम लोग थोड़ी सी डिस्कस करते हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो कोरोना वायरस जो है या कोविड-19 का जो वायरस है, वो वायरस उसी फैमिली से रिलेटेड करता है जिस फैमिली से सार्स वायरस और मर्स वायरस यानी सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम और मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी जो सिंड्रोम है। यानी कि अगर आप लोग बात करें इसके सोर्स की, तो पहले बात करते हैं हम लोग सार्स पर। किसके ऊपर, सार्स जो वायरस है इसको आप लोग क्या बोलते हैं, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या बोलते हैं, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम क्या कहते हैं। ये जो सिंड्रोम है ये 2002-3 में चाइना में आया था। दक्षिणी चाइना के गैंगडोंग शहर था एक। कौन सा चाइना, दक्षिणी चाइना का एक शहर था गैंगडोंग, उस शहर में ये फैला था। और इसका जो सोर्स था, इस वायरस का, इस जो विषाणु का जो सोर्स था वो कौन था, बैट था। कौन था, यानी कि ये बैट या सिवेट कैट जो है उनसे क्या हुआ था, ये ह्यूमन में आया था। किस में आया था, ह्यूमन में आया था, ठीक है। कहने का मतलब हो गया कि सार्स जो वायरस है, इसका जो वायरस है बैट से या कैट से, सिवेट कैट जो है उससे किस में आया था, ह्यूमन में एंटर किया था। और सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी जो सिंड्रोम है, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड जो सिंड्रोम है जिसके अंदर शॉर्टनेस ऑफ द ब्रीथिंग हो जाती है,
उस सिंड्रोम के लिए रिस्पॉन्सिबल था। ठीक है, इसके बाद में एक बीमारी आई थी कुछ सालों के बाद में, जिसे आप लोग क्या कहते हैं, मर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इसका नाम है मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। क्या नाम है? मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, और ये हुआ था 2012-13 में सऊदी अरब में। कहां पर? सऊदी अरब में। और इस जो बीमारी का जो वायरस है वो हुआ था बैट से कैमल में, ऊंट में, और ऊंट से कहां पहुंचा? वो मानव में पहुंचा था। ऊंट से कहां पहुंचा था? मानव में पहुंचा था। मतलब ये जो दो बीमारियां हैं, इस फैमिली से रिलेटेड होने वाली बीमारी जो है, ये इस फैमिली से रिलेटेड जो वायरस है उससे होने वाली जो बीमारी है, जिनके ऊपर हमने डिस्कस किया, एक तो है सार्स, दूसरी है मर्स। सार्स आई थी 2003 में दक्षिणी चाइना यानी कि गैंगडोंग शहर में, और उसका जो वायरस है वो बैट या सिवेट कैट जो होती है उससे ह्यूमन में पहुंचा था। इवोल्यूट होकर, विकसित होकर, या आप म्यूटेंट होकर, या कुछ भी आप मान लीजिए उसको, कोई भी जो कारण था, जो भी कारण था उसका। मर्स जो है कुछ साल बाद, 2003 के कुछ साल बाद में, मतलब सऊदी अरब जो है, सऊदी अरेबियन जो कंट्रीज है, उन कंट्रीज में एक मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम के नाम से एक बीमारी फैली थी जो 2012-13 में हुई थी। वो इसी फैमिली के एक सदस्य, मतलब सदस्य वायरस से हुई थी, जो बैट से फिर कैमल में, और कैमल से फिर ह्यूमन में ट्रांसमिट हुआ था। ठीक है, उसी फैमिली का ये वायरस है। ठीक है, कोविड-2 वायरस जो है वो उसी फैमिली से रिलेटेड वायरस है। अब ये वायरस कैसे मतलब ह्यूमन तक पहुंचा, हालांकि अभी तक इसके बारे में कंप्लीट सोर्स नहीं मिले हैं, लेकिन फिर भी जो डाटाज हैं उसके बेस पर हम लोग एक चर्चा करते हैं। एक्चुअली में क्या होता है कि जितने भी वायरस है वो मतलब कि इस फैमिली की जो भी वायरस है वो मतलब कि मोस्टली एनिमल्स में सर्कुलेट होते हैं, मोस्टली एनिमल्स में सर्कुलेट होते हैं, लेकिन कई बार क्या हो जाते हैं कि वो स्पिल ओवर कर जाते हैं। क्या कर जाते हैं? स्पिल ओवर कर जाते हैं और ह्यूमन में पहुंच जाते हैं। और ऐसी बीमारियों को हम लोग क्या कहते हैं? जूटोनिक डिजीज कहते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई भी वायरस जो एनिमल का है और एनिमल से वो क्या हो गया, जंप करके ह्यूमन में पहुंचा है किसी भी रीजन से, मतलब एनिमल से वो ह्यूमन में आया है। और ऐसी जो डिजीज होती है उस डिजीज को हम लोग क्या कहते हैं? जूटोनिक डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं? जूटोनिक डिजीज कहा जाता है। ऐसी डिजीज को आप क्या कहेंगे? जूटोनिक डिजीज कहोगे। मतलब कि जो वायरस बैट से मानव में पहुंचा, यानी बैट एनिमल है, या फिर वो कैमल से भी, बैट से कैमल में भी, फिर वहां से कहां जंप करके गया वो, मतलब कि मानव में जाने का कारण क्या हो सकता है? हो सकता है कि उन एनिमल्स के साथ वो ज्यादा कांटेक्ट में रहता है। जैसे अभी जो ये SARS-CoV-2 जो वायरस है वो मतलब कि एक कहां से फैला था? चाइना के वेट मार्केट से फैला था ह्यूमन में। और वेट मार्केट में क्या होता है कि वहां पे सी फूड बहुत ज्यादा मिलता है। इसके अलावा केट, डॉग्स या जो भी हैं अदर जो एनिमल्स है, वहां पर वो क्या होते हैं, उनका मार्केट है। वहां से हो सकता है कि ये ट्रांसमिट हुआ होगा। जिस हिसाब से अपने पास न्यूज आ रही है कि चाइना के जो वुहान शहर है, वुहान शहर में के जो वेट मार्केट है, वहां से ये SARS-CoV-2 जो वायरस है वो ह्यूमन में एंटर किया था। तो हम चर्चा करते हैं इस वायरस पर। एक्चुअली में अगर देखते हैं कि SARS-CoV-2 जो वायरस है उसकी सिमिलरिटी, जेनेटिक जो सिमिलरिटी है वो मतलब कि बैट जो वायरस है RATG13 वायरस, कौन सा? बैट का एक वायरस है RATG13 वायरस, ठीक, उसके साथ ये 96% सिमिलरिटी दर्शाता है। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। मैं आपको बता रहा हूं, एक बैट का एक वायरस है जिसका नाम है RATG13 वायरस। कौन सा वायरस? RATG13 वायरस। उस वायरस के साथ ये कितनी जेनेटिक सिमिलरिटी दर्शाता है? 96%। तो इट मे बी ये वायरस एवोल्यूट हुआ होगा भाई बैट के अंदर, एंड बाय द नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस, बाय द होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन। इसके द्वारा हो सकता है होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन से, म्यूटेशन से, या नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस से यहां तक ह्यूमन तक स्पिल ओवर किया होगा इसने। एक दूसरा सोर्स ये भी है कि ये बैट से पेंगोलिन, ये एक बड़ा ही मतलब कि अभी विवादित विषय है कि ये कंफर्म नहीं है कि पेंगोलिन से या अदर एनिमल से, बट जो रिसर्च है या जर्नल्स की अपन लोग माने, जितने भी जो रिसर्च जर्नल्स हैं उसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो ये बैट से पेंगोलिन में, पेंगोलिन से फिर इवोल्यूट होकर क्या कहां तक पहुंचा है, या स्पिल ओवर होकर ह्यूमन तक पहुंचा है। दिस इज पेंगोलिन इंटरमीडिएट होस्ट, मतलब पेंगोलिन जो है इस वायरस का एक इंटरमीडिएट होस्ट की तरह इसने वर्क किया होगा। और ये यहां से क्या होकर
मतलब कि ह्यूमन में पहुंचा होगा। अगली अगर अपन बात करें कि यहां से मतलब ह्यूमन में जाने में इसमें क्या क्या चेंजेज आया होगा, तो इसमें सबसे बड़ा चीज है जो अगर हो सकता है, इसमें होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन हुआ है, रिकॉम्बिनेशन हुआ होगा। इससे क्या होता है कि मतलब कि जीनों की पुनः संरचना हो जाती है, म्यूटेंट स्पीसीज आ जाती है, किसी भी बहुत सारे कारण है, फिजिकल कारण है और केमिकल रीजन है, बहुत सारे रीजन है, ठीक है, और लेबोरेटरी के फंक्शंस वगैरह जो भी हैं वो भी इसके बहुत सारे रीजन है कि होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन होगा। आई डोंट नो, वी डोंट नो अबाउट एनफ नॉलेज अबाउट दिस, है ना, हमारे पास अभी इतनी जानकारी नहीं है इस चीज की कि क्या रीजन रहा है, वो तो बाद में फर्दर जब रिसर्च आएंगे तब पता चलेगा कि क्या हुआ होगा। तो यहाँ पर आपको एक जेनेटिक मटेरियल की मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रखी है। यहाँ अगर आप देख रहे हैं तो सेकंड नंबर जो डॉट है वो इस वायरस में, जो बेट वायरस है, इस बेट वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है उसके अंदर डार्क कलर का, देन लाइट एंड देन पिंकिश डार्क कलर का एक स्ट्रक्चर बन रहा है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है, तो ये जो है इंटरमीडिएट जो है जेनेटिक मटेरियल है, एंड दिस इज बैट वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल है। इन दोनों के अंदर अगर आप देखेंगे तो थोड़ा थोड़ा चेंजेस हो रहा है इसके जीन वाले स्ट्रक्चर के अंदर, और धीरे धीरे लास्ट में जाकर ये क्या हो जाता है, SARS-CoV-2 वायरस का जो जेनेटिक मटेरियल बनता है या अनुवांशिक जो पदार्थ बनता है उसमें एकदम चेंजेज आ जाता है। और वो हो सकता है कि म्यूटेशन की वजह से हुआ हो सकता है वो प्राकृतिक चयन की वजह से हुआ हो, जिसे आप लोग नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। देन आफ्टर दिस ये स्पिल ओवर कर गया किसमें, ह्यूमन में, किसमें, ह्यूमन में स्पिल ओवर कर गया, ठीक है, जिससे ये एक जूटोनिक डिजीज का कारण बना है। किसका, जूटोनिक डिजीज का ये रीजन बना है। तो इसका जो सोर्स है वो करीब करीब बेट माना जा रहा है। क्या माना जा रहा है, बेट माना जा सकता है या जा रहा है, लेकिन बाद के रिसर्च पे देखेंगे कि क्या इसका परफेक्ट सोर्स है, क्या निकल के आता है, वो बात के रिसर्च पर पता चलता है। लेकिन अभी तक ये बेट्स वायरस जो है, RATG जो वायरस 13 जो वायरस है उसके साथ ये 96% सिमिलरिटी दर्शाता है, यानी कि सार्स वायरस और मार्स वायरस के साथ बहुत ज्यादा इसकी मतलब की समानता है, इसकी जेनेटिक कोर के साथ, मटेरियल के साथ, जेनेटिक कोर मटेरियल के साथ काफी समानता होने के कारण इसके सोर्स ये संभावित सोर्स माने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कोविड-19 का जो SARS-CoV-2 जो वायरस है वो मतलब कि जनरली कहां से, एनिमल से सर्कुलेट होकर ह्यूमन तक स्पिल ओवर हुआ है, क्लियर। तो ये इसका सोर्स था। तो हमने अभी तक जो देखा था इसकी स्ट्रक्चर एंड इसके सोर्स के ऊपर डिस्कशन किया है। अब इसके बाद में अपन देखते हैं कि ये कैसे ट्रांसमिट होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं इस वायरस के टाइप्स पर। हमने देखा इसकी स्ट्रक्चर, इसका सोर्स कौन कौन सा है, क्या सोर्स है। तो सोर्स में जो जानकारी हमको मिली है उस जानकारी के हिसाब से बैट के ये जो RATG जो वायरस होता है, बैट वायरस होता है, उससे 96% जो सिमिलरिटी रखता है, ठीक है। उसमें इवोल्यूट होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन से ये इवोल्यूट होकर ह्यूमन तक पहुंचा है या स्पिल ओवर किया है। दो टाइप्स के वायरस होते हैं। अगर इसके प्रकारों की अपन बात करें, एक तो होता है इसका S टाइप वायरस, दूसरा कौन सा होता है, L टाइप वायरस होता है। एक तो कौन सा होता है, S टाइप वायरस होता है, दूसरा कौन सा होता है, L टाइप वायरस होता है। क्या होता है इन दोनों के अंदर, चलिए देखते हैं। तो S टाइप जो वायरस होता है, ये S टाइप वायरस जो होता है वो कम गंभीर लक्षण पैदा करता है, ठीक है, कम गंभीर लक्षण पैदा करता है और कम आक्रामक होता है। आक्रामक भी क्या होता है, कम होता है, यानी कि लेस सीवियर और लेस एग्रेसिव वायरस होता है। और इस वायरस का जो मतलब ह्यूमन में जो इवोल्यूशन है या कनेक्शन है वो क्या क्या कहलाता है, जूटोनिक इवोल्यूशन कहलाता है या कनेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है, जूटोनिक कनेक्शन कहलाता है। ये मतलब कि स्पिल ओवर करके ह्यूमन में पहुंचा है। ये वायरस S टाइप जो है वो क्या करके स्पिल ओवर करके ह्यूमन में, यानी कि जंप करके एनिमल से ह्यूमन में आया। L टाइप जो वायरस होता है वो अधिक गंभीर लक्षण पैदा करता है और अधिक आक्रामक होता है। क्या होता है, आक्रामक भी बहुत ज्यादा होता है। इट इज मोर एग्रेसिव देन S टाइप, ठीक है। मतलब कि S टाइप से ये ज्यादा एग्रेसिव होता है और L टाइप जो है ज्यादा सीवियर होता है, बहुत ज्यादा ये सीवियर भी होता है, ठीक है। और इस वायरस का जो है सोर्स है वो क्या है, इट्स इवोल्यूट, यानी कि एवोल्यूटेड फ्रॉम S टाइप, मतलब S टाइप से ये इवोल्यूट बाय द म्यूटेशन और होमोलोगस रिकॉम्बिनेशन के द्वारा क्या होकर इवोल्यूट होकर ये वायरस बना है। म्यूटेंट टाइप से इस कोरोना वायरस का
ये दूसरे मतलब कि जो वायरस है, ये एस टाइप जो वायरस है, उस वायरस से ये इवोल्यूट होकर मतलब कि बना है। इसलिए ये क्या करता है, गंभीर लक्षण पैदा करता है, इसके संलक्षण भी काफी गंभीर आते हैं, आक्रामक भी ज्यादा होता है देन एस टाइप्स के। तो ये जो चीज है अपन को क्लियर करनी है कि दो टाइप्स है इसके, एक तो एल टाइप वायरस है, दूसरा कौन सा है, एस टाइप वायरस है। एस टाइप वायरस मतलब ह्यूमन के साथ कैसा कनेक्शन दिखाता है, जूटोनिक कनेक्शन दिखाता है, कैसा कनेक्शन दिखाता है। एंड देन एल टाइप जो होता है, दिस मोर सीवियर एंड मोर एग्रेसिव एंड देन इट्स इवोल्यूटेड फ्रॉम द एस टाइप वायरस। कौन से वायरस है, एस टाइप वायरस से ये इवोल्यूटेड होकर ह्यूमन में पहुंचा है। अब बात करते हैं कि ये जो वायरस है कहां कहां प्रेजेंट हो सकता है, इसका ट्रांसमिशन क्या होता है और रेट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इसकी जो है मतलब कि ये कैसे कैसे मतलब कि ह्यूमंस के अंदर कैसे ह्यूमंस में ये पहुंचा होगा, एटमॉस्फेयर में ये किस हिसाब से प्रेजेंट रहता है। ठीक है, आई होप अभी तक का जो ये डिस्कशन है आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसको नोट डाउन कीजिएगा। डिस्कशन करते हैं अगला इसकी प्रेजेंस ऑफ वायरस पर। अब बात करते हैं इसका जो नेक्स्ट जो है प्रेजेंस ऑफ पैथोजन, ये कहाँ मतलब कि ये वायरस प्रेजेंट हो सकता है। ये इस वायरस की जो प्रेजेंस है वो लगभग अगर दुनिया की पर नजर डाले तो ये अंटार्कटिका महाद्वीप को, केवल और केवल कौन से महाद्वीप को, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप को छोड़कर सभी पूरी दुनिया में ये वायरस फैला हुआ है। मतलब कि आप किसी भी कॉन्टिनेंट में चले जाइए, हर कॉन्टिनेंट में आपको इस वायरस की प्रेजेंस मिलेगी। लेकिन अगर हम लोग एटमॉस्फेयर के संदर्भ में अगर इसकी बात करें तो ये एटमॉस्फेयर में कहाँ कहाँ हो सकता है, तो ये पहला जो है, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, एक पर्सन जो है वो छींकने और खांसने से, जो संक्रमित व्यक्ति है उसके छींकने और खांसने के साथ जो निकलने वाली पानी की जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं, जिन्हें हम लोग रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट कहते हैं, उन ड्रॉपलेट में प्रेजेंट होता है। नंबर एक क्या होता है कि छींक व खांसी, छींक व खांसी के साथ निकलने वाली बूंदों में, कहां पर, बूंदों में ये प्रेजेंट होता है। कोई भी संक्रमित व्यक्ति जब छींकेगा और खांसेगा तो उसके प्रेशर के साथ, जो छींक और खांस के साथ जो प्रेशर से जो छोटी छोटी पानी की बूंदें बाहर आती है, उन बूंदों में ये प्रेजेंट होता है। दूसरा ये होता है एरोसोल में, एरोसोल में प्रेजेंट हो सकता है। ठीक है, और तीसरा इसका जो प्रेजेंस है कि ये ट्रेवल कर सकता है अप टू 25 फीट, है ना, इन 1 सेकेंड। कितना, यानी कि यह है मतलब कि 25 फीट तक क्या कर सकता है, इन ए सेकेंड, सेकेंड में 25 फीट की हाइट तक क्या कर सकता है, ट्रेवल कर सकता है। तो तीन इसके जो मेजर फैक्टर है, नंबर एक छींक और खांसी के साथ भी ये निकलने वाली बूंदों, जो बूंदे हैं उनमें प्रेजेंट होता है। एरोसोल में यानी कि जब आप जो पर्सन कन्वर्सेशन करते हैं उनसे भी ये वायरस ट्रांसमिट हो सकता है। और 25 फीट की जो हाइट होती है वहां तक ये 1 सेकेंड में पहुंच सकता है। अभी इसके अलावा एक सोर्स इसका और भी है, जो है कि कहते हैं कि मल में भी प्रेजेंट रहता है। उसका कारण क्या है कि जैसे कि सार्स और मर्स जो वायरस है उसके साथ ये काफी रिलेटिविटी दिखाता है, बहुत ज्यादा समानता दिखाता है। इस कारण से ये जो मल होता है, मल में भी ये क्या होता है, प्रेजेंट रहता है। मल में भी क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है। तो इसका जो ट्रांसमिशन का एक तरीका और है, फीकल एनल रूट होता है। कारण क्या होता है कि यह बहुत ज्यादा समानता दर्शाता है किसके साथ, सार्स और मर्स वायरस के साथ। सार्स और मर्स वायरस के साथ हमने बात किया था कि जो बेट वायरस है उसके साथ 96% सिमिलरिटी शो करता है। इसलिए इसका जो ट्रांसमिशन है वो मल के द्वारा भी हो सकता है, इन फीकल एनल मेथड रूट के द्वारा भी इसका ट्रांसमिशन हो सकता है। और इसका कारण मैंने आपको बताया क्योंकि ये बहुत ज्यादा एफिनिटी दिखाता है किसके साथ, सार्स और मर्स वायरस के साथ। अगर जब ये वायरस अगर एक बार एटमॉस्फेयर में आ जाए तो ये कई घंटों से लेकर मतलब कुछ घंटों से लेकर कई दिनों तक ये एटमॉस्फेयर में किसी ठोस सतह पर प्रेजेंट रह सकता है, ठोस सतह के ऊपर प्रेजेंट रह सकता है। आपको मैंने यहाँ पर एक ड्रॉ कर रखा है मतलब कि टेबल, जिसमें आपको दिखा रखा है एल्यूमिनियम, कॉपर और लेटेक्स पर ये मतलब एटमॉस्फेयर में 8 घंटे तक रहता है। कार्डबोर्ड पर ये 24 हावर्स तक रह सकता है। स्टेनलेस स्टील पर ये 3 दिन तक, कितने दिन तक, 3 दिन तक। एंड ग्लास एंड वुड पर ये 5 दिन तक प्रेजेंट रह सकता है इन लिविंग कंडीशन। मतलब हालांकि वायरस कोई भी जो होता है वो आउट ऑफ द सेल लिविंग कंडीशन में नहीं होता, लेकिन एक्टिव फेज के अंदर ये प्रेजेंट रह सकता है कि अगर इन चीजों को टच करने पर ये संक्रमित है और इनको टच करने पर स्वस्थ व्यक्ति कंटामिनेटेड संक्रमित हो सकता है, इन फ्यूचर हो सकता है।
तो वी शुड यूज सैनिटाइजर आफ्टर द टचिंग ऑफ द एनीथिंग एल्स। किसी भी चीज को टच करने से पहले हमको क्या करने से पहले और बाद में हमको क्या करना चाहिए, उसको सैनिटाइज या खुद के हैंड को क्या करना चाहिए, सैनिटाइज करना बहुत जरूरी है। इसलिए टाइम टू टाइम हम लोगों को क्या करना चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए। वी शुड यूज सैनिटाइज, ठीक है, हमको हमारे हाथों को सैनिटाइज करना चाहिए। वियर द मास्क, हमको मास्क पहनना चाहिए। एंड मेक डिस्टेंस बिटवीन सोशल डिस्टेंस इज मस्ट, हमको सोशल डिस्टेंस रखनी चाहिए। हमें क्या रखनी चाहिए, सोशल डिस्टेंस भी रखनी चाहिए। तो इस वायरस की जो प्रेजेंस है वो मैंने आपको बताई, छींक और खांसी के साथ निकलने वाली जो छोटी छोटी बूंदे हैं उनमें प्रेजेंट रह सकता है, एरोसोल में रह सकता है, 25 फीट तक ये 1 सेकंड में ट्रेवल कर सकता है। इसके अलावा ठोस सरफेस की आप बात करें तो एल्यूमिनियम, कॉपर और लेटेक्स में ये 8 आवर्स तक रहता है। कॉपर कार्डबोर्ड जो है उसके ऊपर ये 24 आवर्स तक रह सकता है। स्टील जो होती है उसके ऊपर ये 3 दिन तक, कितने दिन तक सर्वाइव एक्टिव फेज में रह सकता है, 3 दिन तक। ग्लास और वुड के ऊपर ये 5 दिन तक क्या कर सकता है, सर्वाइव कर सकता है। कितने दिन तक सर्वाइव कर सकता है, 5 दिन तक एक्टिव फेज में प्रेजेंट रह सकता है। इसके बाद में हम लोग इसके ऊपर डिस्कस करते हैं इस वायरस के रेट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है। रेट ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, जनरली जो रेट ऑफ ट्रांसमिशन होती है वो 2 फैक्टर पे काम करती है। एक तो इसकी रेट ऑफ रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है, तो अब बात करते हैं अब इस वायरस के रेट ऑफ ट्रांसमिशन की। तो रेट ऑफ जो ट्रांसमिशन है वो 2 चीजों पर डिपेंड करती है। रेट ऑफ ट्रांसमिशन कितनी चीजों पर, कितने फैक्टर पर, एक तो आर नॉट, दूसरा होता है सीरीज ऑफ इंटरवल, सीरीज इंटरवल, उसके ऊपर डिपेंड करता है। आर नॉट क्या होती है, इसको हम लोग रेट ऑफ रिप्रोडक्शन बोलते हैं, यानी कि इस वायरस की जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन कितनी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर नॉट बोलते हैं। यानी कि एक संक्रमित व्यक्ति उसके अंदर, उसके बाद में उसने कितने लोगों को एक फिक्स टाइम में संक्रमित किया होगा, उसको आप लोग क्या बोलेंगे, आर नॉट से डिनोट करेंगे। किससे डिनोट करेंगे, जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है, आर नॉट इज इक्वल टू क्या होता है, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या होती है, रेट ऑफ रिप्रोडक्शन। और CoV-2 जो वायरस है, SARS-CoV-2 जो वायरस है, इसकी जो रेट ऑफ रिप्रोडक्शन आर नॉट इज इक्वल टू कितनी होती है, मतलब अकॉर्डिंग टू WHO 2 to 5 होती है। कितनी होती है, 2 से 5 होती है। मैं एक सिंपल से एग्जांपल के द्वारा आपको समझाता हूं कि यानी कि ये जो फर्स्ट पर्सन है जो इस वायरस से संक्रमित है, यहाँ पर जो ये फर्स्ट पर्सन है ये इस वायरस से संक्रमित है, यहाँ पर आर नॉट इज इक्वल टू कितना दिया है, 3 दिया। मतलब कि एक पर्सन जो संक्रमित है वो 3 अदर पर्सन को क्या कर रहा है, संक्रमित कर रहा है। अब बात करते हैं S1 की। S1 का इक्वल मतलब होता है, इसको हम लोग सीरीज इंटरवल कहते हैं। अगर मान लीजिए 4 डेज के अंदर ये फर्स्ट पर्सन है जो 3 पर्सन को क्या करता है, संक्रमित करता है, तो ये जो टाइम इंटरवल हो गया 4 दिन का हो गया। अगला जो टाइम इंटरवल है वो कितने दिन का हो गया, 4 दिन का हो गया। और ये टाइम इंटरवल कितना हो गया, 4 दिन का हो गया। कहने का मतलब टोटल कितने दिन हो गए, 12 दिन हो गए। कितने दिन हो गए, 12 दिन हो गए। 12 दिन में कितने व्यक्ति संक्रमित हुए, 1, 3, 9 और 27, यानी टोटल 40 जो पर्सन है वो 12 दिनों में संक्रमित हो गए। तो इसका मतलब क्या होता है कि अगर आर नॉट बढ़ता है तो इसका ग्रोथ भी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ग्रोथ भी बहुत ज्यादा बढ़ता है। अगर हम लोग सिंपल सा ग्राफ प्लॉट करते हैं इसके, मतलब कि रेट ऑफ रिप्रोडक्शन और टाइम के संदर्भ में, अगर हम लोग वाई एक्सिस पर रेट ऑफ इसका रिप्रोडक्शन लेते हैं तो इसके अंदर जो ग्राफ आता है टाइम के संदर्भ में वो एक मतलब जे शेप का ग्राफ आपको मिलेगा, जिसकी क्या कहते हैं, जिससे हमको क्या पता चलता है कि आर नॉट इज इक्वल टू अगर मोर देन 1 है, मोर देन 1 होती है, आर नॉट इज इक्वल टू कितना होता है, 1 से ज्यादा होता है, तो इसके अंदर जो ग्रोथ होगी वो ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी। जिसे आप लोग क्या बोलेंगे, चरघातांकी वृद्धि कहेंगे। क्या कहेंगे, चरघातांकी वृद्धि कहा जाता है। अगर आर नॉट इज इक्वल टू 0 होता है तो हमें ग्राफ कैसा मिलता है, एक स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन मिलती है एक्स एक्सिस के। देन आर नॉट इज इक्वल टू कितना होता है, यानी 1 के बराबर होता है। इस बात का क्या मतलब हुआ कि एक पर्सन संक्रमित है, उसने किसी अदर एक पर्सन को संक्रमित किया उस टाइम इंटरवल में, एंड देन उसने किसी एक पर्सन को संक्रमित किया, तो इससे जो ग्राफ आपको मिल रहा है वो कैसा मिल रहा है, एकदम हॉरिजॉन्टल लाइन मिलता है। लेकिन अगर आर नॉट इज इक्वल टू मोर देन 1 होता है तो क्या होगा कि उसी टाइम इंटरवल में इसकी जो ग्रोथ होगी बहुत ज्यादा खतरनाक होगी और भयानक होगी, और बहुत ज्यादा ये स्पीड से क्या करेगा, ग्रोथ करेगा। तो ये इसकी थी रेट ऑफ ट्रांसमिशन विच इज डिपेंड अपॉन द 2 फैक्टर्स, वन इज आर नॉट और दूसरी सीरीज इंटरवल। किसके ऊपर डिपेंड करती है, सीरीज इंटरवल पर डिपेंड
करती है। तो ये इसका मतलब कि रेट ऑफ ट्रांसमिशन था। नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना वो है इसके ऊपर हाउ इट इज रिप्लिकेट इन द सेल, मतलब ये कैसे मतलब संक्रमित होने के बाद में बॉडी के अंदर एंटर करने के बाद में कैसे सेल के अंदर खुद को रिप्लिकेट करता है, उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसके मतलब कि रिप्लिकेशन पर, कैसे ये कोशिका के अंदर पुनरावृत्ति करता है। इसकी पुनरावृत्ति जो है, पुनरावृत्ति किस प्रकार होती है। एक्चुअली क्या होता है कि जब ये सेल के या कोशिका के बॉडी के अंदर जब इंटर कर जाता है तो कोशिका जो होती है मोस्टली ये लंग्स की सेल्स को इन्फेक्ट करता है, मोस्टली क्या करता है लंग्स की सेल को इन्फेक्ट करता है। उसके बाद में ये ज्यादा सीवियर कंडीशन में होने के बाद में लंग्स के साथ हार्ट, ब्रेन, किडनी, लीवर सबको इन्फेक्ट करता है। वो हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, जब हम लोग सिम्टम्स पढ़ेंगे इसके तब हम देखेंगे कि ये कैसे इन्फेक्ट करता है। अब ये क्या करता है कि बॉडी के अंदर एंटर होने के बाद में बाय द रेस्पिरेशन ये कहां पहुंच जाता है, लंग्स पर पहुंच जाता है। लंग्स में जो कोशिका होते हैं वहां पर पहुंचकर जो न्यूमोसाइट टाइप 2 जो सेल्स होती है, कोशिका की जो सतह पर पाई जाने वाली न्यूमोसाइट टाइप 2 जो सेल होती है, उसके ऊपर एक रिसेप्टर्स होते हैं जिसे वो क्या कहते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम कहते हैं। एंजाइम टाइप 2 जो होता है इस रिसेप्टर के साथ ये अपनी स्पाइक प्रोटीन और हीमोग्लूटिनिन एस्टरेज प्रोटीन के द्वारा क्या हो जाता है, बाइंड हो जाता है। जुड़ने के बाद में इसमें क्या करती है, एक मेम्ब्रेन होती है इस सेल की सतह पर, जिसे ट्रांस मेम्ब्रेन सेरीन प्रोटीन्स टाइप 2 कहते हैं, ये एंडोसाइट्स करवाती है। और जब ये सेल्स के अंदर एंटर कर जाता है एंडोसाइटोसिस के द्वारा, तो ये क्या करता है इस सेल की पूरी मशीनरी को हाईजैक कर लेता है और राइबोसोम्स की सहायता से क्या करता है अनुवादन की क्रिया करता है। अनुवादन से क्या करता है कि कुछ नए प्रोटीन्स बनाता है जो कि इसकी क्या करना चाहिए इसकी असेंबलिंग के लिए या इसके इस नए वायरस पार्टिकल्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। ये 5 प्रकार के प्रोटीन होते हैं, हीमोग्लूटिनिन प्रोटीन, स्पाइक प्रोटीन एंड देन मेम्ब्रेन प्रोटीन, न्यूक्लियस प्रोटीन एंड देन ये जो न्यूक्लिक कोर जो बनाती है, एनवेलप बनाती है, उसको क्या कहते हैं न्यूक्लिक कोर प्रोटीन, और इसका एनवेलप प्रोटीन बनाने का काम करती है। इस प्रोसेस में एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम होता है जो आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो एंजाइम क्या कराता है रेप्लिकेशन के द्वारा सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए बनाता है। और ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो होते हैं इनमें से कुछ आरएनए तो क्या हो जाते हैं वापस ट्रांसलेशन की प्रोसेस से गुजरते हैं और नए प्रोटीन्स बनाते हैं ताकि बहुत ज्यादा वायरस के पार्टिकल और बनाए जा सके। और कुछ आरएनए कॉम्प्लेक्स के द्वारा कहां एंटर करते हैं, गाल्जी बॉडी में एंटर करते हैं। किसमें एंटर करते हैं, गोल्जी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। कहां एंटर करते हैं, गोल्जी बॉडी में। ये पहुंचकर क्या करते हैं इसका फॉर्मेशन होता है, देन असेंबलिंग होती है, तो नए पार्टिकल्स बनते हैं और फिर एक्सोसाइटोसिस क्रिया के द्वारा ये सेल से क्या हो जाते हैं आउट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, इस पूरे प्रोसेस में इस सेल की डेथ होती है, इस सेल की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये वायरस खुद को रिप्लिकेट करने के लिए सेल की पूरी मशीनरी को हाईजैक कर लेता है एंड देन रिप्लिकेट करता है खुद को। ठीक है, और इस ये प्रोसेस जो है मैंने अभी जो आपको बताया, आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आगे जो अगला जो वीडियो आएगा उसके अंदर हम लोग इसके सिम्टम्स, डायग्नोसिस एंड जो ट्रीटमेंट दिया जाता है अभी जो रिसेंट टाइम में उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। सो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो निवेदन है आप भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।